स्वागत है इकोनॉमिक टुडे में। और आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अनेकों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। ये जो करंट अफेयर आप देख रहे हैं ये पब्लिश हुआ है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर पे। और ये जो इकोनॉमिक करंट अफेयर है ये हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट जो है अब लगभग लगभग 40 साल बाद, यानी मान के चले तो रफली 29 ईयर्स के बाद, अब जो रूरल इन्फ्लेशन है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसका बेस ईयर चेंज करने वाला है। तो लेबर ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, उसने डिसाइड किया है कि वो जो बेस ईयर होता है किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर, राइट, जिसे हम CPI-AL या फिर CPI-RL के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों के दोनों लेबर ब्यूरो ही एक्यूमुलेट करता है, वही इसको कंपाइल भी करता है। अब इन दोनों का जो बेस ईयर है ये अभी के टाइम पर अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम 1986-87 में बनाया गया था, जिसे 1995 में रिवाइज भी किया गया था, जैसा कि आप लास्ट के इन 2 लाइंस में देख सकते हैं। तो 1986 में बनाया गया था, तो इसको सबसे पहले 1995 में रिवाइज किया गया था, उसके बाद इसको रिवाइज नहीं किया गया है। अब देखिए जो बेस ईयर है वो क्या होता है। मान के चलिए कि 2020 में किसी भी चीज़ की कीमत, कोई भी एक गुड एक्स है, उसकी कीमत 100 रुपये थी। अब 2025 में उसी चीज़ की कीमत हो जाती है 125 रुपये। प्रोडक्ट सेम है, क्वालिटी सेम है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो आपका CPI है वो 25% की बढ़ोतरी दिखा रहा है, यानी कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो पिछले 5 सालों में 25% बढ़ा है। हो सकता है ये पहले साल 5%, फिर 6%, या ऐसे करके करके ये कुल मिलाकर 25% पे बढ़ोतरी हुई है अगर आप इन 5 सालों को कंपेयर करोगे। इसके बीच का ड्यूरेशन हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम 2020 को बेस ईयर मान के चल रहे हैं। मान के चलिए कि 2010 में यही जो एक्स की वैल्यू है, अगर उसको हम प्रीवियस बेस ईयर में लेके जाएं तो मान के चलते हैं कि वो 50 था। अब 50 अगर बेस प्राइस थी 2010 में, तो 125, तो वो तो एक यानी उसके डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ये 150% हो जाएगा CPI। इसी को हम कहते हैं प्राइस इंडिसेस। अब जब ये हमारे एग्रीकल्चर लेबर के लिए या फिर रूरल लेबर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर वो होता है जो कि दूसरे की फील्ड में काम करता है और वेजेस लेता है, और जो रूरल लेबर होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान के चलिए नरेगा में। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें इसका बेस ईयर चेंज करना है। गवर्नमेंट कह रही है कि वो जो बेस ईयर लेकर आएगी वो होगा 2024-25, यानी बिल्कुल लेटेस्ट वाला। अब इसको इसीलिए लेकर आना है ताकि जो इन्फ्लेशन है हमें पता तो चले कि आखिर पिछले कई सालों में जो हमारा रूरल लेबर है या फिर जो हमारा एग्रीकल्चर लेबर है उसको किस तरह से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर अर्बन होता है या जो एग्रीकल्चर रूरल होता है वो तो हम देख लेते हैं, एग्रीकल्चर ओवरऑल होता है, कंबाइंड होता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता कि जो रूरल लेबर है या फिर जो एग्रीकल्चरल लेबर है उसके ऊपर महंगाई की कितनी मार पड़ रही है। अब उसको चेंज करने के लिए हम लेकर आए हैं CPI-AL और RL, और उसका बेस ईयर अब चेंज किया जाएगा। बेनिफिट सबसे पहले तो चलिए ये देख लेते हैं कि इसका सब इस जो अभी करंट के इंडिसेस हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि उसमें जो शेयर ऑफ फूड आइटम्स है वो बहुत कम है। क्योंकि 1986-87 में जो हमारा फूड आइटम्स थे, जो कंजम्पशन हुआ करता था, जो कंजम्पशन पैटर्न हुआ करता था, वो बहुत अलग था। आज ये हो गया है कि गांव में भी काफ़ी हद तक जो शहरों वाला फूड पैटर्न्स आ गया है, प्रोसेस फूड का काफ़ी कंजम्पशन होता है, पैकेज फूड्स का काफ़ी कंजम्पशन होने लग गया है, जो FMCG है सेक्टर वो काफ़ी ग्रो कर रहा है रूरल एरियाज़ में। तो कहीं ना कहीं उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। फ़ायदा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी वेजेस हैं रूरल एरियाज़ में, जैसे कि जो जॉब गारंटी है यानी MG नरेगा, उस जैसी स्कीम में जो वेजेस एक लेबर को दी जाती है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसमें एक वेज दी जाती है, नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। तो इस सभी को रिवाइज करने के लिए हमें एक बहुत ही अच्छी मदद मिल पाएगी। इसके लिए जो लेबर ब्यूरो है उसने असित संधू कमेटी का रिकमेंडेशन किया है, ये कमेटी बनाई गई है। अब ये असित कुमार संधू जो हैं ये कौन है, ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी के एक मेंबर है। ये इस कमेटी को हेड करेंगे और ये इस बेस ईयर को शिफ्ट करने में और इन दोनों ही इंडिसेस को चेंज करने पे हमें रिकमेंडेशंस देंगे। अगर हम ओवरऑल
लेबर ब्यूरो के द्वारा पब्लिश किए गए इंडिसेस की देखें तो लेबर ब्यूरो 3 इंडिसेस पब्लिश करता है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर एंड सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। अब जो इंडस्ट्रियल वर्कर होता है ये अर्बनाइज्ड होते हैं, यानी कि ये अर्बन पॉपुलेशन के ऊपर होते हैं। क्योंकि आर्टिकल हमारा एएल और आरएल पे था तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। ये तीनों ही लेबर ब्यूरो पब्लिश करते हैं। पहले दो का बेस ईयर 86-87 था, जो अब रिवाइज होने वाला है एज पर दी आर्टिकल। और जो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है वो ऑलरेडी 2016 में रिवाइज हो गया है, जिसे 2020 से लागू किया जा चुका है। रिमार्क्स, जो पहला वाला है यानी एग्रीकल्चर लेबर, ये हमें नरेगा की वेजेस को चेंज करने में हेल्प करता है। जो दूसरा वाला है ये अदर वेजेस को डिटरमाइन करता है। और जो डियरनेस अलाउंस है जो कि अर्बन सेंटर्स में दिया जाता है किसी भी इंडस्ट्रियल वर्कर को, या फिर ओवरऑल अगर डियरनेस अलाउंस जो गवर्नमेंट या एजेंसीज डिसाइड करती हैं, वो सीपीआई आईडब्ल्यू से ही निकलता है। सीपीआई एएल और आरएल जो है ये इंडिसेस 12 माफ़ कीजिएगा, ये इंडिसेस 20 राज्यों में यानी कि 20 स्टेट्स में कैलकुलेट किया जाता है। ये ऑल इंडिया कैलकुलेट होता है एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के लिए। हर मंथ यानी कि हर महीने इसको कंपाइल किया जाता है। और इसका जो मेथोडोलॉजी होती है वो एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने दी थी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि एक जो रूरल लेबर है उसको हर महीने कितना खर्चा हो रहा है, उसके जो खाने पीने का खर्चा हो गया, चाहे फिर वो फुटवेयर का खर्चा हो गया, क्लोथिंग का खर्चा हो गया, रेंटल हो गया, जो उसके टोटल ओवरऑल खर्चा आता है उसको कैसे कैलकुलेट करके हम सी पी आई ए एल या आर एल निकालते हैं। ये इंडिसेस मंथली बेसिस पर बनते हैं जैसा मैंने कहा, और इसे हर महीने की राइट 20 तारीख को लागू किया जाता है या फिर पब्लिश किया जाता है, जो पिछले महीने के सारे सी पी आई ए एल और आर एल को पब्लिश करता है। चलिए इसी के साथ अब हम मूव करते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल कहता है कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल डेट बहुत सिंपल है, वो पैसा जो इंडिया ने बाहर से उधार लिया है, जी हाँ ये डेट है यानी उधार लिया गया है, उसमें इस साल 10.7 यानी कि 10.7 की बढ़ोतरी देखी गई है, जो एक बहुत ही बड़ा जंप है। ऐसा क्यों होता है वो हम सभी जानते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो नो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सचेंज रेशियोज में बहुत चेंज आया है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो डिवैल्यूएट कर गई है। तो जब भी हम कर्जा बाहर से ले रहे हैं तो हमें महंगा कर्जा लेना पड़ रहा है। तो उसी के ऊपर इन्होंने एक इसी आर्टिकल में अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, जूम करके भी आप पढ़ सकते हैं, तो आपको एक वर्ड मिलेगा जिसे कहते हैं वैल्यूएशन इफेक्ट। जी हाँ, इसमें ये पता चलता है कि जो हमारे डेट है उसकी वैल्यूएशन हमारे फॉरेन एक्सचेंज के चेंज होने से भी हो रही है। रुपया गिर रहा है तो हमारा जो बाहर से लोन हमने लिया है या जो हमने कर्जा लिया है वो अब और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। आर्टिकल कहता है कि इंडिया का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, वो 10 यानी 10.7% से बढ़कर $718 बिलियन का हो गया है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा है। ये हमारी पूरी जीडीपी का 19% है, जो पहले कम हुआ करता था लेकिन अब ये बढ़ गया है। यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड जो डेट है, यानी हमने जो अगर मान लीजिए इंडिया ने बाहर से 100 रुपये का अगर हमने कर्जा लिया है तो उसमें से 54 रुपीज़ जो है वो यूएस डिनोमिनेटेड है, 30 रुपीज़ जो है वो इंडियन करेंसी में ही है। जैसे आपने मसाला बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, एसडीआर में भी हम ले सकते हैं, वो इंडियन रुपी में ही कैलकुलेट होता है। तो ओवरऑल 85-86% जो है वो सिर्फ इन दो चीज़ों में है। इसके अलावा यूरो हो गया, येन हो गया, एसडीआर हो गया, वो भी हम काफ़ी कैलकुलेट करते हैं। अब एक्सटर्नल डेट ऑफ सेंटर जो है वो डिक्लाइन करता है। सेंटर का मतलब ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट का है वो ओवरऑल डिक्लाइन करता है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्ट लोन लेना या फिर कर्जा उठाने की परमिशन नहीं होती है। जी हाँ, एक स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट से डायरेक्टली पैसा नहीं उठा सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठा सकती है। दूसरी तरफ देखें तो नॉन गवर्नमेंटल जो सेक्टर है वहाँ पर ये कर्जा अब बढ़ गया है, यानी जो हमारी ईसीबीज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वो सब होती हैं वो अब बढ़ गई हैं। चलिए आइए एक नज़र डालते हैं कि ओवरऑल जो आपका पब्लिक डेट स्ट्रक्चर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो कैसे बटा होता है। क्योंकि ये डेट है तो इसे हम लाइबिलिटीज़ में काउंट करते हैं। ये 82% ऑफ द जीडीपी पहुंच गया है। जी हाँ जनाब, ये बहुत ही बड़ी संख्या है, 82% ऑफ द जीडीपी है, ये लेटेस्ट फिगर है। अब इसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, वो लाइबिलिटीज़ जो हम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखते हैं जो कि 6% ऑफ द जीडीपी होती है, या फिर हम ओवरऑल पब्लिक डेट है जो कि 76% ऑफ द जीडीपी कहलाता है। जो लाइबिलिटीज़ पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाती है उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आ गए, स्टेट प्रोविडेंट फंड आ गए, या फिर और भी कोई डिपॉजिट जो कि उसमें हम डाल सकते हैं। अब ये जो होते हैं ये एक्चुअली जो छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं, सेविंग स्कीम्स होती हैं, वो पैसा होता है।
असली जो पैसा है वो होता है वो कर्जा जो कि पब्लिक डेट कैटेगरी में आता है। ये जीडीपी का 76% तक पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारी जीडीपी जो $4 ट्रिलियन की है उसमें से $3 ट्रिलियन मान के चलिए कि आप यही कर्जा है हमारे ऊपर। इंटरनेशनल सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरनल डेट होता है, एक्सटर्नल डेट होता है। इंटरनल यानी वो पैसा जो सरकार ने इंडिया के अंदर ही कर्जा लिया है, और एक्सटर्नल डेट जो बाहर से लिया है। तो जो न्यूज़ आर्टिकल था वो हमारा एक्सटर्नल डेट के ऊपर था। जी हाँ, एक्सटर्नल जो बाहर से लिया है। इस पूरे फ्लो चार्ट में ये रहा वो हिस्सा जो कि आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये है 19%। जो इंटरनल डेट है, आपको खुद को ही पता होगा, वो बहुत सारे तरीके हैं जो इंटरनल डेट लिया जा सकता है। ट्रेजरी बिल्स हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स हैं, यानी शॉर्ट टर्म एडवांसेस जो होते हैं, वेज एंड मीन्स जो कि इमरजेंसी में लिया जाता है। डेटेड सिक्योरिटी जिसका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसमें ट्रेजरी बिल्स माफ़ कीजिएगा, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं 1 साल से ऊपर के वो आ जाएंगे। स्पेशल बॉन्ड्स जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गए, हालांकि इसको अब बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो एनएसएससी को रख के गवर्नमेंट पैसा उठाती है वो भी इसमें आ जाएगा। सो ये वो सारे तरीके हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठाती है मार्केट से। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल हमें दो तरीकों से पैसा मिलता है। या तो हम किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनडीबी, एडीबी, राइट, एआईआईबी, इनसे हम पैसा ले लें, या फिर बायलेटरल डेट यानी कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर हो जाए। ये जो एक्सटर्नल डेट है जो अभी $718 बिलियन का हो गया है, इसमें लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ऊपर का है वो 81% है, जो 1 साल से छोटा है वो 19% है। तो अगर देखा जाए तो चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये 718 जो है, जिसमें एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशंस की वजह से जो बढ़ोतरी हुई है या ओवरऑल भी जो बढ़ोतरी हुई है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की कोई भी हमें चिंता नहीं है। और इसलिए भी चिंता नहीं है क्योंकि इंडिया जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हम अभी भी 81 टू 84% के बीच रेंज में है। वहीं जापान को आप देखिए, जापान जो है वो अपनी जीडीपी का 263% यानी वो 2 से ढाई गुना अपनी जीडीपी का कर्जा लेके बैठा है। वहीं आप दूसरे कंट्रीज़ देखिए, अमेरिका 128% पे पहुंच चुका है, और हमारा सबसे नियरेस्ट जो कॉम्पिटिटर है वो 72% यानी चाइना 72% के आसपास चल रहा है। तो चाइना अगर देखा जाए, क्योंकि जीडीपी का शेयर बहुत बड़ा है, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट है। बट इसके पीछे एक रीज़न ये है कि चाइना को जो ओवरऑल ट्रेड है वो डेफिसिट में नहीं, वो सरप्लस में चलता है, क्योंकि उसके पास डॉलर बहुत सारा है, तो उसको ज़्यादा कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से आज भी हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि बाहर से कर्जा कम लेना पड़े, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए, और हमारी ट्रेड डेफिसिट जो है उस पर भी हमें बेनिफिट मिले। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आर्टिकल पे, जो ये कहता है कि ओवरऑल इस पिछले 3 महीनों में यानी सिंस जनवरी जो हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया, यानी 6 बिलियन जो है वो इंडिया में आए हैं। अब ये जो पैसा आया है, ये आया है फुली एक्सेसिबल रूट या FAR से। तो यही एक वो कीवर्ड है जो हमारे इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आइए समझते हैं क्या है ये। FAR यानी फुली एक्सेसिबल रूट क्या होता है। ये वो बॉन्ड्स होते हैं, अब देखिए जैसे ही हम बात करते हैं बॉन्ड्स की तो लॉन्ग टर्म हो गए, ये वो बॉन्ड्स हैं या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं जिसे फुली एक्सेसिबल रूट्स के द्वारा खरीदा जा सकता है, जिसमें एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पा लेता है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्टली बिना किसी लार्जर कैप के या बिना किसी इन्वेस्टमेंट कैप के इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए बेसिकली अगर कोई एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, अगर वो चाहे, और वो उसकी कोई एक लिमिट नहीं है, वो चाहता है कि वो अनलिमिटेड पैसा खर्च करे, राइट, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि देखिए कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही वहाँ पे का जाएगा। हो सकता है वो पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू करे या फिर वो डिपॉजिटरी के पास जाए, कैसे भी करे, लेकिन वो इनडायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये पैसा अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हो, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये पैसा उठा रही है, तो अब कोई ऐसे एक जो FAR होता है यानी फुली एक्सेसिबल रूट होता है, उसके द्वारा कोई एक लिमिट नहीं है, राइट, लिमिटलेस इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और दूसरी बात, ये सीधा का सीधा फॉरेन से हमारी गवर्नमेंट को आ सकता है। ये स्टार्ट किया गया था 2020 में, यानी कि कोविड वाले साल में, और ये स्टार्ट किया था हमारे RBI ने। अब क्योंकि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक हमारे सामने आया है, तो चलिए एक छोटा सा ही सही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बेसिक डेफिनेशन ये है कि एक फॉरेन एंटिटी जो कि इंडिया में किसी भी तरह से, यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर इंडिया में खरीदे, तो वो हो गया
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, ये पोर्टफोलियो है। यहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं खरीदी जा रही, यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाया जा रहा, यानी कि ये एफडीआई नहीं है। इसे हॉट मनी बोलते हैं, ये अचानक से आता है, अचानक से चला जाता है। स्कोप ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट लिमिटेड टू शेयर्स, तभी तो ये पोर्टफोलियो है। ये सिर्फ शेयर्स में पैसा नहीं लगा रहे, ये बॉन्ड्स में लगा रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं, कमर्शियल पेपर्स में लगा रहे हैं, राइट। इसे पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता था या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहा जाता था। एक ध्यान चीज़ रखिएगा, वो ये है कि इसकी लिमिट जो होती है वो 10% से कम होती है। अगर ये 10% से ऊपर हो जाता है, यानी कहीं भी किसी फॉरेन कंपनी ने में या फॉरेन इंडिविजुअल्स ने या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने इंडिया की किसी कंपनी में 10% ज़्यादा पैसा लगाया है, तो वो हो जाएगा एफपीआई, वो हो जाएगा एफडीआई, राइट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 10% से नीचे है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ओनली, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कोई फिजिकल असेट्स नहीं क्रिएट कर किए जाते हैं, 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होता है। मेनली ये सेकेंडरी मार्केट में डील करता है, बट कई जगह ये प्राइमरी मार्केट में भी डील कर सकता है। ओवरऑल नहीं है, लेकिन हाँ, इसे हॉट मनी इसलिए कहा जाता है कि बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चला जाता है, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा लेकर आता है। अगर हम इसको एक्सेसिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आज इन्वेस्टमेंट किया, कल निकाल लिया, आज किया 2 महीने बाद निकाल लिया या 3 महीने बाद निकाल लिया। तो मुझे एज अ इन्वेस्टर ये नहीं सोचना है कि कहीं मेरा पैसा तो नहीं फंस गया है, मैं कभी भी इसको निकाल सकता हूँ। और इसी वजह से ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे एफडीआई से, तो क्योंकि एफडीआई में मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया जाता है, रियल असेट्स में पैसा लगाया जाता है, ओनरशिप में लगाया जाता है, तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। वहाँ अगर लॉस होता है तो छोड़ के भागना मुश्किल होता है। इसीलिए इसे पैसिव इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है, यानी कि आपको कंपनी में पैसा लगाना है लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगे और आपको ये किसी भी तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शेयर या फिर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करे, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।